पार्ट 14। कोई 10 मिनट बाद जब पुलिस चली गई तो मैं उस गहरी खाई से बाहर निकल आई। तभी मेरी निगाह अचानक ही सड़क पर चली गई। जिस गाड़ी के ड्राइवर से मैंने अभी हाथ देकर लिफ्ट मांगी थी, वह कार अभी तक कुछ दूरी पर खड़ी थी। मैं लंगड़ाती हुई उधर ही बढ़ गई। मेरे नजदीक पहुंचते ही कार का दरवाजा खुल गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर इस आदमी ने मेरे लिए इतनी देर से गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? मुझसे इसका क्या स्वार्थ हो सकता है? मैं यह सोच ही रही थी कि गाड़ी के अंदर से आवाज आई, मोहतरमा जल्दी कीजिए, यह सोचने का समय नहीं है। मुझे पता है पुलिस आपके पीछे लगी है। मैं यह सुनते ही झट से गाड़ी में बैठ गई। काफी महंगी गाड़ी थी। अंदर अंधेरा था, जिससे मैं गाड़ी के ड्राइवर को देख नहीं पा रही थी। उसको एक नजर देखने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। इतने में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं घायल थी और मुझे भूख भी काफी लगी हुई थी। कुछ आगे बढ़ते ही उस आदमी ने कहा, मेरा नाम दिनकर नाथ है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं एक अपराधी को क्यों बता रहा हूँ। मैं पुलिस के जाने तक तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहा था। मैंने यह क्यों नहीं बता दिया कि तुम खाई में छिपी हो। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मेरा तो पुलिस से भागे लोगों को ही पालने का शौक है। दीननाथ की बातें सुनते ही मेरा खून पानी हो गया। मैं सोचने लगी, आसमान से गिरी तो खजूर पर आ पटकी। यह आदमी तो अव्वल दर्जे का धूर्त और बदमाश और जालिम लगता है, लेकिन अब दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। मुसीबतों से निकलने का मार्ग मैं सदा से ही निकालती आई हूँ। ईश्वर ने साथ दिया तो यहाँ भी फतेह मेरी ही होगी। मैंने अब तक कोई गुनाह नहीं किया है, किसी निर्दोष को नहीं मारा है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, तो उनको तो किसी ने यह नहीं कहा कि कानून को तुमने हाथ में लिया है, तुम अपराधी हो। फिर मुझे कोई अपराधी कैसे कह सकता है? मैंने कंस और रावण सरीखे दुष्टों को ही तो मारा है। राह चलते गए लोगों पर तो मैंने हाथ नहीं उठाया ना। यही वजह है कि मुझे अपराध बोध की छाया अभी तक छू भी नहीं पाई है। आजकल खूबसूरत या बदसूरत किसी भी तरह की महिला के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। शिखर पर बैठे व्यक्ति तो उन्हें नंगा नाच नचा रहे हैं और वे नाच रही है। मैंने जहाँ कहीं भी औरतों की मदद की, वहीं पर मुझे निराशा हाथ लगी। ना जाने क्यों वे जुर्म और अत्याचार को आत्मसात कर बैठी है। उनकी सहायता के लिए आगे आने पर पहले उनसे ही लड़ना पड़ता है। मंत्री प्रमोद रंजन के जुर्म अत्याचार से वे लड़कियां मुक्त हो गई है। फिर भी उन्हें मुझसे नफरत है, क्योंकि उन्हें जिल्लत और अपमान की जिंदगी ही पसंद है। मैं जाने कब तक सोचती, तभी दिनकर नाथ ने मुझे टोक दिया। ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी काया दी है, उम्र भी अभी नाजुक है, फिर तुम अपने दिन क्यों बनी? क्या करूं, मुझसे किसी का शोषण होते नहीं देखा जाता। मेरे हाथ उसकी सहायता के लिए भरबस ही उठ जाते हैं। यह कहते हुए मैं मुस्कुरा दी। तुम हंस रही हो? दिनकर नाथ आश्चर्यचकित रह गया। क्यों, हंसना सिर्फ मर्दों के हिस्से में आता है? मेरी आवाज थोड़ी तल्ख हो गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब यह था कि जिस युवती ने कत्ल किए हैं, पुलिस जिसकी तलाश में है और जो जख्मी है, वह कैसे मुस्कुरा सकती है? दिन करके यह कहते ही मैं समझ गई, यह मुझे डराना चाहता है ताकि मैं डर कर इसकी मुट्ठी में कैद हो जाऊं। मैंने रावण और कंसरी के दुष्टों का संहार किया है। मैं जुर्म की दुनिया में ही जवान हुई हूँ। मेरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। घर छोड़ने के बाद पुरुषों से ही मेरा पाला पड़ा, और वह भी गंदे, बदमाश और अपराधी प्रवृत्ति के पुरुषों से, जो मंत्री थे, नेता थे, महात्मा थे, वहशी और दरिंदे थे, एवं नामर्द भी थे। कत्ल करना मेरा पेशा नहीं रहा है। यह तो हो गया जिसकी जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वे दरिंदे थे। यह कहकर मैं चुप हो गई। दिनकर नाथ ने जवाब में कुछ नहीं कहा। शायद उसने समझ लिया था कि मैं मुड़ने या टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी सड़क पर हवा की तरह भागी जा रही थी। मुझे रह रहकर ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पीछे जीवन की एक दुखद और विचित्र छाया छोड़ती जा रही हूँ। यह सब विचित्र बात ही तो थी। उस महात्मा का कत्ल करना, फिर जेल जाना और जेल की घोर यातनाएं भोगना, उन्हीं क्षणों में अय्याज जेलर का मेरे ऊपर मुग्ध होना, फिर अपने रूप के सारे गृह मंत्री प्रमोद रंजन तक पहुंचना, सजा मिलने से पहले ही मुकदमा का रफा दफा हो जाना। इसके बाद मेरे हाथों गृह मंत्री को
जिंदा जलाया जाना एक अद्भुत संयोग ही तो था। यह साहस नहीं, दुस्साहस भरा काम था। मुझ जैसी नशीली बाला के लिए यह एक भी चीज को अच्छा बुरा नहीं माना। इतने में दिनकर नाथ ने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी। मैं आश्चर्यचकित गाड़ी से नीचे उतर आई। मेरे दोनों पांव जख्मी थे और हाथ भी घायल थे। उनसे अभी भी खून टपक रहा था। पुरुष मानसिकता का एक नया ही एहसास आज हुआ था। मैं अचानक ही बुदबुदा पड़ी। मैं घायल हूँ, दर्द से करा रही हूँ, मेरे हाथ पांव जख्मी हो रहे हैं। पुलिस के आतंक से मैं आतंकित हूँ और यह पुलिस मुझ में हवस ढूंढ रहा है। मुझसे इस निर्जन जगह में हवस के संबंध बनाने के लिए बेताब है। क्या इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि एक जख्मी औरत से कैसे पेश आया जाता है? मैं यह सोच ही रही थी कि दिनकर नाथ ने मेरे होठों पर अपने गर्म होठ रख दिए। मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैं मुंह फेरते हुए बोली, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि मैं घायल हूँ? तो मैं क्या करूँ? देखो, एक बार मन रख दो, मैं 1000 बार तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहते कहते उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। जवान मर्दानी बाहों का स्पर्श पाए काफी समय हो गया था। दिनकर ने गाड़ी की बत्ती बुझा दी और मुझे पिछली सीट पर सुला दिया। फिर वह झुककर मेरे तलवे चाटने लगा। वह चाट रहा था और मुझे घिन आ रही थी। मेरे पांव खून से लथपथ थे, उनमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। देखते ही देखते उसने मेरे दोनों तलवे चाट कर साफ कर दिए। अब वह मेरी नाभि के गड्ढे में अपनी जीभ का अग्रभाग डालकर गोल गोल घुमाने लगा। इस पस कीड़ा ने मेरे ठंडे पड़े खून को गर्म कर दिया। मेरे हाथ पांव का दर्द गायब हो गया, मगर यह एक दैहिक आकर्षण था। कोई 10 मिनट बाद दिनकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे अब दर्द से काफी राहत मिल गई थी। मन हल्का हो गया था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। तभी उसने कहा, मैं मूलतः एक मनोचिकित्सक हूँ। तुम्हारे दर्द का मैंने प्राथमिक इलाज तो कर दिया है। तुम्हें अब दर्द नहीं हो रहा होगा। मैं कुछ नहीं बोली। वह गाड़ी की गति धीमी करते हुए पुनः बोलने लगा, दूजे प्यार का संबंध मन से होता है और यही वजह है कि इससे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। दर्द का भी संबंध दिमाग और दिल से होता है। शरीर का संबंध अगर दिल और दिमाग से कट जाए तो व्यक्ति को किसी भी तरह के दर्द की अनुभूति नहीं होती है। मैंने तुम्हारे साथ सफल रासलीला खेली है, जिससे तुम चिंता और दर्द से मुक्त हो गई हो। अर्थात मैंने तुम्हारा मानसिक इलाज कर दिया है। अब शारीरिक इलाज करना रह गया है, जो मेरे क्लिनिक में ही संभव है। दिनकर नाथ ही की इन बातों ने मुझे काफी प्रभावित कर दिया। मैं अचानक ही बोल पड़ी, डॉक्टर, अभी और कितनी दूर है तुम्हारा क्लिनिक? अब हम क्लिनिक के नजदीक आ गए हैं। यह कहना था कि गाड़ी एक बिल्डिंग के दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। वह गाड़ी से उतरते हुए बोला, उतरो, मेरा क्लिनिक आ गया है। मैं गाड़ी से उतरकर दीननाथ के साथ अंदर की ओर बढ़ गई। दरवाजे से होते हुए जैसे ही हॉलनुमा कमरे में आई तो अचानक ही ठिठक गई। डॉक्टर, तुम मुझे अपने क्लिनिक में ले आए हो या किसी हॉस्पिटल में? जो भी समझ लो, मेरी पूरी दुनिया इसी बिल्डिंग के भीतर है। यहाँ तो काफी मरीज है। क्या दुनिया में इतने लोग मनोरोगी हैं? मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, इनमें से एक भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मनोरोगी नहीं है। इनको समाज की कुप्रथाओं ने, लोगों की यातनाओं ने मनोरोगी बना दिया है। इनका मेरे सिवा कोई नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, मैं इन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर यह कहकर आगे बढ़ गया और मुझे एक शानदार कमरे में छोड़कर स्वयं बाहर चला गया। मैं सोचने लगी, यह डॉक्टर तो एक समाज सेवक है, लाचार और मजबूर लोगों का हमदर्द है। तभी वह बॉक्स लेकर अंदर आ गया और मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद बोला, रात काफी हो गई है, अब तुम आराम करो। लेकिन डॉक्टर, मैं एक अपराधी हूँ। यह जानते हुए भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने गृह मंत्री का कत्ल किया है। पुलिस को अगर पता चल गया तो मेरे साथ तुम्हें भी सजा हो सकती है। यह सुनकर दिनकर नाथ हंसने लगा। मुझे पता है, तुमने गृह मंत्री की हत्या की है। तुमने क्या किया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम एक इंसान हो, वह भी घायल हो। मेरा काम घायलों का इलाज करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। पुलिस तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी तो वह अपना काम करेगी। इस संसार में सभी अपना अपना काम करते हैं। तुमने भी तो अपना काम ही किया है। दिनकर नातिया कहकर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही थी,
इस डॉक्टर का कैरेक्टर भी विचित्र है। यह मनोचिकित्सक तो है पर कैरेक्टर का सही नहीं लगता। फिर मेरी आंख लग गई और मैं बेशुद्ध बिस्तर पर सो गई। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 15 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।